नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मेला उसे आयोजित करने में क्या-क्या लगता होगा? भारत के आम चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी मानवीय उपलब्धि है। सही मायनों में ये दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। आज हम इसी की परतों को खोलकर समझेंगे कि ये सब मुमकिन कैसे होता है। जरा 2024 के चुनावों की इस एनर्जी को देखिए। ये सुर्खियां ही पूरी कहानी बयां कर रही हैं ना। रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े और हर एक वोटर तक पहुंचने की वो जबरदस्त चुनौती, चाहे वो घने जंगलों में हो या बर्फीले पहाड़ों पर। मतलब यही तो है जो इस पूरी एक्सरसाइज को इतना असाधारण बनाता है। तो फिर ये सवाल मन में आता है कि भाई है तो सिर्फ वोटिंग ही, इसमें इतना बड़ा जश्न, इतना हंगामा क्यों? और देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ एक बटन दबाने से कहीं कहीं ज्यादा है। ये असल में डेमोक्रेसी का त्योहार है, और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इस लोकतांत्रिक त्योहार के महत्व को ठीक से समझने के लिए हम इन कुछ खास पहलुओं पर बात करेंगे। यूनिवर्सल फ्रैंचाइज की ताकत से लेकर ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कैसे है और कैसे ये विश्वास का एक प्रयोग बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर यह पूरा ढांचा खड़ा है, यानी यूनिवर्सल फ्रैंचाइज। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक इंसान, एक वोट और हर वोट की एक बराबर कीमत। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बहसों से निकला एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। सोचिए, जब ये फैसला लिया जा रहा था, पूरी दुनिया शक की नज़र से देख रही थी। सबको लगता था कि भारत जैसा नया नया आज़ाद देश, इतनी विविधता, इतनी गरीबी, वो यूनिवर्सल फ्रैंचाइज जैसी चीज़ को संभाल ही नहीं पाएगा। लेकिन हमारे नेताओं ने आम आदमी पर एक ज़बरदस्त भरोसा दिखाया। ये सच में एक बहुत बोल्ड एक्सपेरिमेंट था। तो आखिर ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज है क्या? मतलब बहुत सिंपल है। हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, उसे वोट देने का हक है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इक्वालिटी का, सबको साथ लेकर चलने का एक बहुत मजबूत पैगाम है। अब ये देखिए, ये बदलाव कितना बड़ा था। आज़ादी से पहले सिर्फ 13% भारतीय ही वोट दे सकते थे। और वो कौन थे? जिनके पास या तो संपत्ति थी या जो पढ़े लिखे थे। लेकिन आज़ादी मिलते ही ये हक हर एक वयस्क नागरिक को दे दिया गया। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा, कितना रेवोल्यूशनरी कदम था। चलिए अब इसे जरा दुनिया के नजरिए से देखते हैं। आज जो देश खुद को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहते हैं, वहां भी खासकर महिलाओं को वोट का हक पाने के लिए दशकों तक, जी हाँ, दशकों तक लड़ाई लड़नी पड़ी। ये तस्वीर उसी लंबे और मुश्किल संघर्ष की गवाह है। और यहीं पर भारत की कहानी सबसे अलग और शानदार हो जाती है। दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के उलट भारत ने अपने पहले आम चुनाव से, यानी 1951 से ही महिलाओं को वोट देने का हक दिया। हमारे संविधान ने पहले दिन से ही हर नागरिक के लिए बराबरी का यह हक पक्का कर दिया था। तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब आते हैं कैसे पर। मतलब दुनिया का ये सबसे बड़ा चुनाव आखिर होता कैसे है, इसका स्केल और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जबरदस्त है, चलिए देखते हैं। तो ये जो वोट का हक है, ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये पक्का करता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इसी से हम अपने चुने हुए नेताओं को जवाबदेह ठहराते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये हमें, आम जनता को, अपना भविष्य खुद तय करने की ताकत देता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, दिमाग घूम जाएगा। 2024 में लगभग 98 करोड़ लोग, जी हाँ, 980 मिलियन लोग वोट देने के काबिल थे। इसके लिए 10 लाख से भी ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि इसके पीछे कितना बड़ा मैनेजमेंट लगता होगा? ये नंबर सच में हैरान कर देने वाले हैं। और इन आंकड़ों के पीछे है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक अनबिलीवेबल लॉजिस्टिकल एफर्ट। उनका मिशन बिल्कुल साफ है, कोई भी वोटर पीछे नहीं छूटना चाहिए, और इसके लिए वो कुछ भी करते हैं, चाहे किसी एक अकेले वोटर के लिए घने जंगल में जाना हो, या फिर पहली बार हमारे बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से वोट डालने की सुविधा देना हो। तो ठीक है, ये तो हुई बड़े स्केल की बात। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को एक आम वोटर के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए आज चुनाव का दिन है, हम वोट डालने जाते हैं, तो वहां अंदर होता क्या है? पोलिंग बूथ के अंदर का प्रोसेस बहुत सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड होता है। देखिए, कुल 4 स्टेप्स हैं। पहला ऑफिसर हमारा नाम,
वोटर लिस्ट में और हमारी आईडी चेक करेगा। दूसरा ऑफिसर हमारी उंगली पर स्याही लगाएगा और एक रजिस्टर पर साइन लेगा। तीसरा ऑफिसर फिर से हमारी स्याही लगी उंगली चेक करेगा। और बस इसके बाद हम जाकर ईवीएम पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट का बटन दबाकर अपना वोट डाल सकते हैं, एकदम सीधा और ट्रांसपेरेंट। और इस पूरी वोटिंग प्रोसेस के दिल में है ये मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम सब ईवीएम के नाम से जानते हैं। इसी की वजह से वोटिंग इतनी तेज, इतनी एफिशिएंट और इतनी सिक्योर हो पाई है। अब इस प्रोसेस में भरोसे और ट्रांसपेरेंसी को और भी मजबूत करने के लिए ईवीएम के साथ एक और मशीन होती है, वीवीपीएटी। इसका काम क्या है? जैसे ही हम ईवीएम पर बटन दबाते हैं, ये एक कागज की पर्ची प्रिंट करती है। इस पर्ची पर उस कैंडिडेट का नाम और सिंबल होता है जिससे हमने वोट दिया। हम इसे 7 सेकंड तक देख सकते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा वोट सही जगह गया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ एक फिजिकल प्रूफ भी। एक और बहुत जरूरी बात है, निष्पक्षता। चुनाव में हर पार्टी, हर कैंडिडेट को बराबर का मौका मिलना चाहिए, और यही सुनिश्चित करने के लिए लागू होती है आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये कुछ नियम तय करती है ताकि जो पार्टी पावर में है वो अपने प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों जैसे सरकारी गाड़ियां या पैसा, इनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और आज की इस मॉडर्न प्रोसेस को इसकी ऐतिहासिक और फिलॉसफिकल जड़ों से जोड़कर देखते हैं। ये हैं श्याम सरन नेगी, एक स्कूल टीचर। और जानते हैं ये कौन है? ये भारत के पहले वोटर हैं। 1951 में हुए हमारे देश के पहले आम चुनाव में वोट डालने वाले सबसे पहले इंसान। इनकी कहानी भारत की इस पूरी लोकतांत्रिक यात्रा का उस विश्वास का प्रतीक है जो एक आम नागरिक पर दिखाया गया था। और इसी के साथ हम वापस उसी बात पर आते हैं, ये साहसिक प्रयोग, एक ऐसा प्रयोग जो इस विश्वास पर टिका था कि हर एक नागरिक, चाहे वो कहीं से भी आता हो, अपना भविष्य तय करने के काबिल है। वो प्रयोग जिस पर एक जमाने में पूरी दुनिया को शक था, आज भी सीना ताने खड़ा है और फल फूल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी सफलता दुनिया को लोकतंत्र की ताकत के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।